हेलो दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए औलाद पैदा करते हैं, उनकी औलाद में भी अपने माता पिता के ये गुण आते ही आते हैं और वह बच्चा आगे उसी रास्ते पर खुद ही चलने लगता है। उस बच्चे को ये पता ही नहीं चल पाता कि आखिर वह ऐसा क्यों बन गया, जबकि उसका टारगेट तो कुछ और था। ठीक उसी तरह जो लोग मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र आदि देखते हुए औलाद को जन्म देने का विचार रखते हैं, उनकी औलाद में भी अपने माता पिता के अच्छे गुण साथ चलते हैं और ऐसी औलाद बुद्धिमान और संस्कारी होती है, संस्कारी होती है, संस्कारी होती है। ऐसी ही आवाज़ों की गूंज के साथ चौंक कर रमेश की नींद खुल गई। वह घबराहट के मारे पसीना पसीना हो गया। रमेश की नज़र बगल में सो रहे अपने भाई नरेश पर पड़ी। उसे चैन से सोया देखकर रमेश के मन में यह विचार आया कि उसे कभी अपने भाई के जैसे चैन की नींद क्यों नहीं आती। वह क्यों हमेशा इतना बेचैन रहता है कि रातों को ठीक से सो भी नहीं पाता है। रमेश ने अपने सिरहाने रखी पानी की बोतल खोलकर पानी पिया, पर कम पानी होने की वजह से उसकी प्यास नहीं बुझी और वह पानी की बोतल लिए रसोईघर की ओर बढ़ गया। पानी भरते हुए रमेश के दिमाग में कई बार रह कर यह ख्याल आ रहा था कि क्या वह भी पहली श्रेणी वाले माँ बाप की औलाद है और नरेश दूसरी श्रेणी वाले। कहीं इसलिए तो ऐसा नहीं है कि नरेश गुणी है और वह। यही सब सोचते सोचते रमेश वापस अपनी जगह पर आकर अपने भाई को देखते हुए दोबारा सोने की नाकाम कोशिश करने लगा। एक दिन रमेश के दोस्त देव ने अपने जन्मदिन पर एक पार्टी रखने का प्रस्ताव रखा, जिसमें रमेश, अली, जस्सी, टीटू, टोनी के अलावा 4 से 6 लड़कियों को भी बुलाने का प्लान था। रमेश ने कहा भी था, यार लड़कों की पार्टी में भला लड़कियों का क्या काम है। लेकिन बाकी सब ने कहा कि उनके बिना मजा भी तो नहीं आएगा, कैसी रूखी सूखी सी लगेगी पार्टी। तभी अली ने कहा, यार वैसे भी रंग तो लड़कियों के जाने के बाद भी जमा रहेगा, और सभी लड़के ठहाका लगाकर हंसने लगे। टोनी ने कहा, अगर वह वाला प्लान है तो फिर पार्टी दिन में ही रखेंगे, ताकि लड़कियां जल्दी आएं और जल्दी ही चली जाएं और फिर हम सब अपनी रातें नीली कर सकें। इतना सुनते ही वे सब जोर जोर से हंसने लगे। एक देव का ही घर ऐसा था जहां ये पार्टी बिना किसी रोक टोक के हो सकती थी, क्योंकि देव अकेला रहता था और उसके माता पिता विदेश में रहते थे। पार्टी का होना देव के घर पर तय हुआ। किसी ने शराब का जिम्मा लिया तो किसी ने खाने का, किसी ने सजावट और केक का, तो किसी ने संगीत और रोशनी का। पार्टी में तेज संगीत और रंग बिरंगी गहरी रोशनी के साथ शराब बह रही थी। आने वाली लड़कियों में सिर्फ 4 ही लड़कियां दिखाई दे रही थीं, दिव्या, वंदना, कामिनी और ऋतु। दिव्या ने बहुत ही कम कपड़े पहने हुए थे और वह नशे में चूर होने के साथ साथ सिगरेट के कश पर कश भी लगा रही थी। दिव्या को देखकर अली का दिल मचल रहा था। उसने उसके पास जाकर उसे ऊपर से नीचे तक कमीनों की नज़र से देखते हुए कहा, क्या कातिल जवानी है तेरी, मेरी जान, बस आज की रात मेरे नाम कर दे जानी, तो मजा ही आ जाएगा। दिव्या ने भी टोनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए शराब का एक घूंट पिया और बोली, अगर मैं ऐसा कर भी लूं तो मुझे क्या मिलेगा छिछोरे। कितना लेगी बोल, कितना नहीं, क्या लेगी पूछ। अच्छा, एक कुटिल मुस्कान के साथ टोनी ने कहा, तो चल यही बता दे क्या लेगी। दिव्या ने कहा, शादी करेगा क्या मुझसे। टोनी कुछ कह पाता उसके पहले ही अली ने आकर कहा, अबे जा, सड़क पर पड़े सामान से कोई घर नहीं सजाया करता। इतना सुनने की देर थी कि दिव्या पीछे पलटी। उसने अपनी सिगरेट का एक गहरा कश लिया और अली के गाल पर एक करारा तमाचा जड़ दिया। तमाचा इतना जोरदार था कि एक ही झटके में अली का सारा नशा उतर गया और उसके गाल पर दिव्या की उंगलियों के निशान छप गए। अली की ऐसी दशा देखकर वहां मौजूद बाकी सभी लोग हंस दिए। सबके सामने हुई अपनी बेइज्जती ने उस वक्त अली के अहम को एक ऐसी चोट पहुंचाई कि गुस्से में उसका सिर भन्ना गया और वह भी दिव्या के साथ हाथापाई करने को हुआ कि तभी रमेश ने बीच में आकर किसी तरह समझा बुझाकर उसका गुस्सा शांत किया और दिव्या को भी वहां से जाने के लिए कहा। दिव्या बाकी लड़कियों के साथ संगीत पर थिरकने लगी। तभी ऋतु ने वहां आकर कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल मांगी और पास ही खड़े लड़कों के इस समूह को देखते हुए चीयर्स बोलकर संगीत पर थिरकने लगी। यूं तो ऋतु ने पूरे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके चुस्त कपड़ों में से उसके नाजुक अंगों के उतार चढ़ाव को देखते हुए फिर एक बार सबके दिल मचलने लगे। जैसे जैसे शाम गहरा रही थी, वैसे वैसे नशे का माहौल भी बढ़ रहा था। अब वह समय आ चुका था जब वहां मौजूद हर कोई नशे में चूर हो चुका था। लड़कियां अब धीरे धीरे अपने घर जाने लगी थीं। दिव्या के साथ वंदना और कामिनी भी घर जा चुकी थीं, लेकिन एक ऋतु ही थी जो अब तक पार्टी में रुकी हुई थी। रमेश ने ऋतु के पास जाकर कहा, पार्टी खत्म हो चुकी है, अब तुम भी अपने घर जाओ। अरे अगर ऐसा है तो तुम लोग क्यों नहीं गए, तुम सब भी जाओ ना। हद हो गई, हम होस्ट हैं, हमने कहा कि पार्टी इज ओवर तो ओवर, तुम जाओ ना अपने घर। उस वक्त तो ऋतु ने कुछ नहीं कहा और जाने लगी, लेकिन जैसे ही रमेश पलटा तो वह चुपके से जाकर छिप गई,
क्योंकि उसे यह जानने की उत्सुकता हो रही थी कि आखिर ये लड़के पार्टी के बाद ऐसा क्या करने वाले हैं जो लड़कियों के जाने के बाद ही हो सकता है। लड़कों का प्लान तो पहले से ही तय था। सभी देव के कमरे में जाकर उसके लैपटॉप को टीवी से जोड़कर ब्लू फिल्म लगाकर बैठ गए। बात अगर ब्लू फिल्म तक होती तब भी ठीक था, लेकिन ये तो ऐसी ब्लू फिल्म थी जिसमें हैवानियत वाला सेक्स दिखाया जा रहा था। फिल्म के दौरान जैसे जैसे हैवानियत बढ़ रही थी वैसे वैसे लड़कों का जोश भी बढ़ता जा रहा था। किसी किसी को तो जोश के साथ साथ गुस्सा भी भरपूर आ रहा था। तभी अली को अपने गाल पर पड़ा दिव्या का तमाचा याद आ गया था। उसने गुस्से में रमेश से कहा, भाई अगर तू बीच में नहीं आया होता ना तो मैंने उसे वहीं का वहीं मजा चखा दिया होता। पहले ये लड़कियां खुद ही कम से कम कपड़े पहनकर हम लड़कों के आसपास मंडराती हैं और हमें उकसाती हैं और फिर जरा सा छू क्या लो तुरंत ज्वालामुखी बन जाती हैं। और इतना ही नहीं, मेरे ही घर पर मेरी ही पार्टी में सबके सामने मेरी बेइज्जती करके चली गई। तभी देव ने कहा, एक मिनट, घर तो मेरा है ना, फिर तेरी पार्टी तेरा घर। भाई क्या कह रहा है यार, हम सब तो तेरे घर को अपना ही घर समझते हैं और अपना ही घर कहते हैं। यार पहले ही बहुत बेइज्जती हो चुकी है, अब तू तो कम से कम दिल मत तोड़ यार। ओह अच्छा ऐसा है क्या, चल फिर ठीक है, कोई नहीं, जाने दे यार, लड़कियां होती ही ऐसी हैं। इस सब में अली यह नहीं जानता था कि उसको तमाचा मारने वाली लड़की का नाम दिव्या है। ये सब देखकर और उन सब की बातें सुनकर ऋतु ने यह अंदाजा लगा लिया कि वह किस लड़की के बारे में बात कर रहा है। ऋतु को लगा कि उसे जाकर दिव्या को आगाह करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं दिव्या ने अली के अहम को गहरी चोट पहुंचा दी है और अब अली उसे बदला लेकर ही रहेगा। ऐसा सोचकर ऋतु डर गई और उसके मुंह से अनायास ही आवाज निकल गई। लड़कों ने उसे देख लिया तो ऋतु वहां से भागी, लेकिन सभी लड़कों ने जाकर उसे घेर लिया। रमेश ने उसे देखते ही कहा, तुमसे मैंने कहा था न घर जाने के लिए, तुमको एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या। ऋतु सभी लड़कों को नशे में चूर देखकर डर गई थी। उसने कहा, गलती हो गई, मैं जा रही हूं। तभी टोनी ने कहा, अब तो चिड़िया फंस गई जाल में, तुमने हमारी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। ये कहते ही पार्टी की बत्तियां और धीमी हो गईं। सभी लड़के ऋतु के आसपास गोल गोल घूमने लगे। ऋतु को घबराहट होने लगी। वह सबसे हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। लेकिन उसकी किसी ने एक न सुनी और सभी लड़के बस एक अजीब सी हंसी में गोल गोल घूमे जा रहे थे। ऋतु की घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी उन्हीं में से किसी ने उसके शर्ट की बांह फाड़ दी। अब तो वह बुरी तरह डर गई और घबराहट के मारे मारे थरथर कांपने लगी। अंधेरा इतना गहरा चुका था कि हाथ को हाथ दिखाई न दे, ऊपर से अब ऋतु पर डर इतना हावी हो चुका था कि अब उसे न तो किसी की आवाज़ समझ में आ रही थी, न चेहरा ही समझ आ रहा था। तभी उन्हीं लड़कों में से किसी ने उसकी पूरी शर्ट फाड़ डाली। अपने दोनों हाथों से अपने बदन को छिपाने की नाकाम कोशिश करते हुए ऋतु जोर जोर से रोने लगी और बार बार यही कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, यहाँ से मुझे जाने दो प्लीज़। तभी सभी लड़कों ने मिलकर ऋतु को एक पलंग के पाए से बांध दिया और उसे पूरा नंगा कर दिया। वह रोती रही, बिलखती रही, पर किसी को उस पर दया न आई। फिर उन्हीं में से किसी एक ने ऋतु की आंखों पर पट्टी बांध दी और अपने अपने मोबाइल की रोशनी से उसके बदन को गिद्धों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर ताड़ने लगे। अली ने ऋतु को चांटे ही चांटे मारे, फिर उसके होंठों से खून निकाल दिया, फिर उसकी गर्दन पर दांतों के निशान छोड़े, उसके सीने को अपने हाथों के नाखूनों से छील दिया और फिर उसके साथ रेप किया। बाकी दोनों लड़कों ने भी यही किया। सबसे आखिर में रमेश की बारी आई। बहुत देर तक तो वह उसे देखता ही रहा, फिर उसने लड़की के बदन को जैसे ही छुआ, लड़की पीड़ा से कांप उठी। उसके कराहने की आवाज़ सुनकर रमेश भी खुद को उस पाप का भागीदार बनाने से रोक न सका। खैर, सभी नशे में चूर होने की वजह से अपनी अपनी हवस को शांत करके वहीं पड़े पड़े सो गए। अगली सुबह जब देव की नींद खुली और उसने ऋतु को ऐसी हालत में देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। ये देखकर देव बुरी तरह घबरा गया। उसने सबसे पहले ऋतु को एक चादर से ढक दिया और उसके गालों को थपथपाते हुए कहने लगा, उठो, जागो प्लीज। लेकिन ऋतु तो मर चुकी थी। डर के मारे देव ने अपने सभी दोस्तों को जगाया। सभी ऋतु को देखकर डर गए। किसी ने पानी के छींटे मारकर उसे उठाना चाहा, तो किसी ने उसके हाथों और पैरों को मलकर उसे होश में लाना चाहा। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। ज्यादा खून बह जाने के चलते ऋतु अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। तब रमेश ने देव से कहा, भाई जो होना था हो चुका, अब ये सोचो कि आगे क्या करना है। देव ने कहा, करना क्या है, चलो चलकर खुद को पुलिस के हवाले कर देते हैं, शायद हमारी सजा कुछ कम हो जाए। पागल जैसी बातें मत करो देव। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सभी के चेहरे पर पसीना आ गया।
इस वक्त कौन हो सकता है? रमेश ने देव से पूछा। पता नहीं। तो जाना, तुरंत जाकर देख कि कौन है। मैं जाकर देखूं? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। पागल मत बन, घर तेरा है तो तुझे ही जाना पड़ेगा ना। हम में से अगर कोई गया तो किसी पर कोई भी शक हो सकता है। वाह, पार्टी करनी है, ऐयाशी करनी है तो यह मेरा घर है, हमारा घर है, और अब जब मुसीबत आन पड़ी तो तेरा घर हो गया। कोई कुछ कह पाता तब तक दरवाजे पर दस्तक बढ़ने लगी। सभी ने किसी तरह समझा बुझाकर देव को दरवाजा खोलने के लिए कहा। किसी तरह खुद को ठीक करते हुए सामान्य दिखने की नाकाम कोशिश करते हुए देव डरा सहमा सा दरवाजे के पास पहुंचा। उसने देखा कि बाहर कामवाली गंगूबाई आए हैं। देव ने चैन की सांस लेते हुए दरवाजा खोल दिया। गंगूबाई ने देव को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, साहब आप सब ठीक तो है न? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? देव ने खुद को एक नज़र नीचे से ऊपर की ओर देखकर पूछा। नहीं, आप थके थके से लग रहे हो न साहब, इसलिए पूछा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए गर्मागर्म कॉफ़ी बनाती हूँ। कहते हुए गंगूबाई ने अंदर आने की कोशिश की तो देव ने उसे दरवाजे पर ही रोकते हुए कहा, अरे नहीं, मुझे अभी कॉफ़ी पीने का मन नहीं है। अच्छा तो कोई बात नहीं, आप जाकर आराम करो ना, मैं तब तक घर की साफ सफाई कर देती हूँ। देखो न, कल रात की पार्टी के बाद सब कितना गंदा पड़ा है। आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम अभी अपने घर जा सकती हो। देव बोला। क्यों? अब जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो काम कर ही लेती हूँ न साहब। गंगूबाई ने दोबारा अंदर आने की कोशिश की तो इस बार देव की आवाज़ घबराहट की वजह से ऊंची हो गई। तुमको एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मैं आराम करना चाहता हूँ। अरे साहब, मैं तो आपके भले के लिए ही कह रही थी। कहते हुए गंगूबाई की नज़र ऋतु की फटी शर्ट पर पड़ी और फिर वह मुंह पर पल्लू रखकर हंसते हुए वहां से चली गई। देव को कुछ समझ में नहीं आया। वह जल्दी से दरवाजा बंद कर वापस अपने दोस्तों के पास पहुंचा। रमेश ने कहा, इससे पहले कि कोई और आ जाए, हमें जल्द से जल्द इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। देव, तू अपनी एक शर्ट निकाल और इसे पहना दे, और इसके बाकी कपड़े कहाँ हैं? सभी हड़बड़ाहट में कपड़े ढूंढने लगे। तभी देव को बहुत सारा खून दिखाई दिया तो वह बोला, इतना सारा खून कैसे साफ होगा? रमेश बोला, सब हो जाएगा, हमें सारे सबूत मिटाने होंगे, इसलिए हमें अभी पूरे घर को चमकाना होगा। कुछ ही देर में सारा घर आईने की तरह चमक उठा, जैसे मानो गई रात यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। फिर वे लोग किसी तरह उस लाश को अपनी गाड़ी में डालकर हाईवे की ओर निकल गए। पर वे यह नहीं जानते थे कि उनके खिलाफ पुलिस थाने में पहले ही शिकायत दर्ज हो चुकी है। कुछ ही देर बाद पुलिस देव के मकान पर पहुंची। बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। घर इतना साफ सुथरा देखकर पुलिस को भी यही लगा कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। तभी इंस्पेक्टर के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया और उसने अपने सभी सिपाहियों को घर के सारे कूड़ेदान चेक करने को कहा, मगर सभी कूड़ेदान एकदम खाली और साफ सुथरे थे। तभी पुलिस का ध्यान घर के फर्श पर गया। फर्श अभी भी गीला था और रूम फ्रेशनर की बहुत तेज खुशबू आ रही थी। इंस्पेक्टर समझ गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। पुलिस आसपास पूछताछ करने लगी और अपने कुछ खबरियों को काम पर लगा दिया ताकि जैसे ही देव आए उसे तुरंत पुलिस थाने बुला लिया जाए। उधर देव अपने बाकी दोस्तों के साथ हाईवे पर तेज रफ्तार में गाड़ी भगा रहा था और एक खाई के पास पुलिया को देखते ही उसने कुछ इस तरह से गाड़ी को पुलिया से ठोका ताकि यह हादसा लगे। फिर उन्होंने एक नए सिम कार्ड से पुलिस को फ़ोन करके सड़क हादसे की जानकारी दी और वह सिम कार्ड वहीं तोड़कर फेंक दिया। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और गाड़ी को किसी तरह सावधानी से क्रेन की मदद से निकाल लिया गया। गाड़ी में ऋतु की लाश मिली, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इंस्पेक्टर ने ऋतु के घर वालों को इस बारे में जानकारी देने को कहा। देव के घर आकर उन चारों ने सोचा कि चलो जान छूटी, पर तभी एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। उन सभी के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। इस बार रमेश ने दरवाजा खोला। पुलिस को सामने देखकर उन सभी की हवा खिसक गई। एक सिपाही ने रमेश से पूछा, देव तुम्हारा ही नाम है? रमेश ने न में सिर हिलाया। पुलिस अंदर घुस गई और सिपाही ने दोबारा पूछा, तुम में से देव कौन है? देव ने घबराते हुए कहा, जी मैं ही हूँ, तुम्हें थाने बुलाया है। ये सुनकर देव डर के मारे फूट फूट कर रोने लगा और एक ही एक बात दोहराने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। पर सिपाही ने एक न सुनी और वे चारों थाने ले जाए गए। थाने में कदम रखते ही रमेश ने अपने भाई नरेश को वहां बैठा हुआ पाया। नरेश को वहां बैठा देख रमेश की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। अरे नरेश, तू यहाँ कैसे? नरेश रोता हुआ रमेश के गले लग गया और बोला, भैया क्या हुआ, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? भैया, ऋतु
ऋतु क्या? ऋतु अब इस दुनिया में नहीं रही भैया। क्या? कैसे? हाँ भैया, ऋतु की मौत की जांच के लिए उसके माँ बाबा को यहाँ बुलाया गया है। मैंने सोचा कि अगर यह सच हुआ तो वे बेचारे ये सदमा कैसे सह पाएंगे, इसलिए मैं भी उनके साथ यहाँ चला आया। पर यह सब अचानक हुआ कैसे? एक सड़क हादसे में हाईवे वाली पुलिया के पास। उसकी माँ का कहना है कि वह कल रात अपनी किसी सहेली के साथ एक पार्टी में गई थी, लेकिन रात को वापस आई ही नहीं। पुलिया और हाईवे की बात सुनते ही रमेश के कान खड़े हो गए। नरेश कुछ कह पाता उसके पहले ही पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे लाश की पहचान करने के लिए अंदर भेज दिया और साथ ही इन सब से पार्टी के बारे में पूछताछ होने लगी। तभी ऋतु के पिताजी रोते हुए आए और हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर से कहने लगे, मेरी बच्ची ने भला किसी का क्या बिगाड़ा था साहब, वह तो हमेशा सबसे प्यार करने वाली लड़की थी। फिर उसके साथ ही ये दरिंदगी क्यों? ये कहते हुए सदमे से उनके पैर लड़खड़ा गए। तभी नरेश और पुलिस इंस्पेक्टर ने मिलकर उन्हें संभाला और एक कुर्सी पर बैठा दिया। पुलिस ने उन चारों से पूछताछ करके छोड़ दिया। ऋतु के पिताजी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला, सोशल मीडिया पर जाकर लोगों को अपनी मुहिम से जुड़ने की अपील की ताकि वे अपनी बच्ची के लिए इंसाफ मिलने की मांग को और तेज कर सकें। ऋतु के पिताजी की मेहनत बेकार नहीं गई। धीरे धीरे ऋतु को इंसाफ दिलाने के लिए सबसे पहले उनका शहर, फिर उनका प्रदेश और फिर सारे देश में ऋतु के लिए इंसाफ की आवाज़ें उठने लगीं। जनता के दबाव में आकर प्रदेश की सरकार ने केस सीबीआई के हवाले कर दिया। फिर से केस की फाइल खुली और पूछताछ का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। इस बार देव के घर काम करने वाली गंगूबाई से लेकर पार्टी में आई दूसरी सभी लड़कियों से गहराई से पूछताछ की गई। तब दिव्या ने अपना सच बताया कि उसने अली को सबके सामने तमाचा मारा था। देव के घर के आसपास के सभी लोगों और सीसीटीवी कैमरे वगैरह की पड़ताल बड़ी गहराई के साथ की गई, जिसमें सीबीआई ने भी यही पाया कि सबूतों को मिटाने की भरपूर कोशिश की गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया कि उस मासूम के साथ रेप किया गया था, जिसके चलते ये पक्का हो गया कि इन्हीं लड़कों ने मिलकर यह कांड किया था, जिसके बाद उन चारों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।